नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश तो कर। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप सभी लोगों से हम लोग प्रतिदिन बता रहे थे कि ऐसा है कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही फंसने की संभावना है। आप सभी ने देखा कि हमारी लगभग 20 से 25 क्लास से लगभग तीन दिनों में लगभग कम 50 से 60 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। 50 से 60 प्रश्न जो है हमारे इसी क्लास से मिलेंगे आप सभी को। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल थे, उस आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने सारे आर्टिकल उसमें करा दिए हैं। वो सारे आर्टिकल दोस्तों, हमारे पॉलिटी के सारे प्रश्न एक भी बाहर नहीं गया। जितने हमने पॉलिटी के प्रश्न कराए सारे उसी से फंस रहे हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं और इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। तो दोस्तों, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। और अब ये आप सभी को जो है हम अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि किस दिन जो है हमने आप सभी को किस क्लास में जो है ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। वो बिल्कुल विद स्क्रीनशॉट आप सभी को दोपहर तक वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए हमारे लिए प्रीवियस और क्वेश्चन पर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपका एग्ज़ाम जो है 30 नवंबर के आसपास है, 30 नवंबर के आसपास, 30 या 25 नवंबर के बीच में है तब, और लास्ट में भी इसके है, तब भी आप जो है ये हमारे पिछले वीडियो प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन देख सकते हैं और ताकि अपना अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस जैसे पूछ लेता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक आप सभी को हमने बता रखा है कौन है। और हमने दोस्तों आर्टिकल 21 एक की बात करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 21 से पूछा गया, आर्टिकल 14 पूछा गया, आर्टिकल 23 पूछा गया, आर्टिकल 51A पूछा गया और दोस्तों आर्टिकल 61 पूछा गया। ये सारे आर्टिकल मैंने आप सभी को करा दिए हैं। आर्टिकल 61 पूछा गया, आर्टिकल 280 पूछे गए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी हमने कल की क्लास में आप सभी को बताया था कि जो है हाल ही में हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हमारे एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह नियुक्त किए गए। उनका आर्टिकल भी हमने बताया था कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह। पहले हमने आप सभी को उसी में बताया था कि कौन है नंद किशोर। पहले हमारे के षणमुखम शेट्टी थे। ये सारे प्रश्न आप सभी को हमने करवा दिए। 42वां संविधान संशोधन आप सभी को पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ाया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ। और संवर्ती सूची, ये सूचियों से भी प्रश्न बहुत सारे बने हैं कि ये जो है संघ सूची का है, राज्य सूची का है। दोस्तों, उससे भी संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं हमने आप सभी को कराए हैं। कुछ ही देर में आप सभी को उसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी जिस क्लास से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, जुलाई 2020 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रमणि पांडे को जो है 2020 में जो है यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया था। बात कर दो दोस्तों 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2023 में जो है रुचिरा कंबोज को, किसको, रुचिरा कंबोज जी को दोस्तों यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधित्व दोस्तों नियुक्त किया गया। किसको, रुचिरा कंबोज जी को। अब बात आई यूएनओ की। दोस्तों, यूएनओ के बारे में हम इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यूएनओ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों बात करते हैं और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और ये था हमारा इसका पोस्टमार्टम। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से क्या जो है सरकार की संवर्ती सूची में नहीं आता है। दोस्तों, संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, सारी सूचियां जो है हमने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से करा के रखी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंचाई जो है ये हमारा संवर्ती सूची के अंदर नहीं आता है, राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा अभिग्रहण हो गया, वन हो गया और शिक्षा हो गया। ये दोस्तों हमारे किस सूची के विषय हैं? तीनों हमारे संवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं? तीनों हमारे संवर्ती सूची के विषय हैं। दोस्तों, हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों वन एवं शिक्षा को इनको जो है क्या किया गया था? संवर्ती सूची में मिलाया गया था। और ये हमारा 42वां संविधान संशोधन है। इसे जो है लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा जो है संविधान संशोधन है। तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और हमने जो है कल की क्लास में आप सभी को बताया था
आर्टिकल 350 बी हमने जो है कल की क्लास में जब लास्ट प्रश्न आप देखोगे 48-49 के आसपास शायद क्वेश्चन नंबर है, 48 हो या 49 हो, उस क्वेश्चन में हमने आप सभी को बताया था, वो हमारी कल की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आर्टिकल 350 बी का संबंध किससे है। ये हमने आप सभी को करा के रखे हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, करा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करा है कि ग्रामीण बैंक किस बैंक की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमने आप सभी को बता रखा था कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक, दोस्तों रीजनल रूरल बैंक दोस्तों RRB, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हमारे अक्टूबर 1975 में हुई थी। ये हमारा कल की शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारा कल की शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग जाकर एनालिसिस में देख सकते हैं, आप किसी की वीडियो में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि एनालिसिस में ये प्रश्न आया था या नहीं आया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी को सारे प्रश्न हम दिखाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे प्रदान किया गया। किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा MC मैरी कॉम। किसको, MC मैरी कॉम को जो है खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों बात करते हैं, ये हमारा भारत रत्न के बाद में हमारा भारत रत्न हमारा कब शुरू हुआ था। ये हमारा 1954 में शुरू हुआ था, 3 लोगों को शुरुआत में दिया गया था। और उसके बाद में बात करते हैं भारत रत्न से छोटा हमारा कौन सा है, पद्म विभूषण है। कौन सा है, पद्म विभूषण है। और बात कर लेते हैं पद्म विभूषण दोस्तों 2023 में कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों 6 लोगों को दिया है। कितने लोगों को, 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन है, नंबर 1 पर हमारा आ जाते हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी जी, कौन, बालकृष्ण दोषी जी जो है ये हमारे किससे ये जो है आर्किटेक्चर से संबंधित है। और ये हमारा का जाकिर हुसैन, कौन है, जाकिर हुसैन जो है ये हमारे किससे संबंध, ये हमारे तबला वादक हैं। और उसके बाद में क्या है SM कृष्णा, कौन है, SM कृष्णा जो है इनको दिया गया। बालकृष्ण दोषी और हमारे जाकिर हुसैन SM कृष्णा हो गए। उसके बाद में दिलीप महालनोबिस, कौन है, दिलीप महालनोबिस, कौन है, महालनोबिस दोस्तों ये हैं। उसके बाद में बात करते हैं श्रीनिवास वर्धन जी को दिया गया। और लास्ट में हमारे कौन हो गए बचे, मुलायम सिंह यादव। कौन है, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव। इनको जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण 2023 दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन सा कला के क्षेत्र में जुड़ा है, कौन सा जो है कला के क्षेत्र से जुड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनोहर देवदास जो है ये किससे जुड़े हैं, ये कला क्षेत्र से जुड़े हैं। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूहों का एक लाभ नहीं है। पहला हमारा दिया कर है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्राप्त करना। ये दोस्तों स्वयं सहायता समूहों का एक हमारा क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। कह रहा है संपार्श्व की कमी की समस्या पर काबू पाना, ये भी हमारा है। कह रहा है ऋणों पर कोई ब्याज दर नहीं है, इसका बिल्कुल गलत है, ऋणों पर कोई ब्याज दर नहीं है। कह रहा है समय पर ऋण एकदम सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है। किसका, कुत्तों के पालन का जो है प्रमाण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम जो है ये कुत्तों के पालन का जो है ये प्रमाण है। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी जो है का गठन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बम्बई में जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। बात करते तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हमारा 1918 में जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया, 1918 में शुरू किया। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1918 में हमारा ये क्या हुआ, हमारा ये खिलाफत आंदोलन। और बात करते हैं 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह। और 1915 में जो है 9 जनवरी
9 जनवरी 1919 को। कब? 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे दोस्तों। इसलिए 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बाहर आए थे दोस्तों। यहाँ पर कुछ मोस्ट जो है हम बात कर लेते हैं, कुछ आधुनिक भारत के यहाँ के जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं। 1920 ईस्वी में हमारा कौन आयोग आंदोलन शुरू हुआ था? 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में। और बात करते दोस्तों 1923 ईस्वी में जो है 1923 ईस्वी में जो है हमारे मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका? स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने जो है ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1924 में। कब? 1924 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1924 में हमारा महात्मा गांधी जी ने जो है एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कहाँ का था? ये हमारा बेलगांव का। कहाँ का? बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक का दोस्तों ये हमारा। यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसकी जो है अध्यक्षता केवल एक बार की थी। कहाँ? ये कर्नाटक में है दोस्तों। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। यहाँ पर हमारा 1925 में जो है हमारी एक महत्वपूर्ण घटना अगस्त में हमारी हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हमारी कौन हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका नाम बदल कर दिया गया है। और 1925 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? 1925 में जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष महिला अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थी हमारी? ये हमारी सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नायडू जी थी। और बात करते हैं ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। कहाँ हुआ था? ये हमारा कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ये दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो यहाँ से मिल सकते थे। और यहाँ पर हमारा दोस्तों यहाँ पर एक कलकत्ता दिया, कोलकाता दोस्तों। यहाँ पर जो है वंदे मातरम सबसे पहले कहा गया था कोलकाता के जो है 1896 में। कब? 1896 जो है कोलकाता के अधिवेशन में जो है रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में अधिवेशन किया गया था। तब जो है इसे वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को जो है गाया गया था। कब गाया था? 1996 में जो है 1896 में वंदे मातरम को गाया गया। और वंदे मातरम के दोस्तों लेखक कौन है? ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। चटर्जी जी जो हैं ये हमारे इसके अध्यक्ष हैं। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट यहाँ पर देखो, आप सभी को हमने कई बार बताया कि हमारे एग्जाम में एग्जामिनर नहीं है करके पूछता है तो हम लोग नहीं देखते नहीं है, लेकिन उसको पूछ लेते कौन सी सहायक नदी। तो हमने देखा यहाँ पर अलकनंदा, हमने पढ़ा अलकनंदा और भागीरथी ये दोस्तों हमारी मिल जाती हैं। ये मिल जाती है कर्णप्रयाग में दोस्तों। यहाँ हम देखा है यहाँ अलकनंदा ठोक के आ गए एकदम फटाफट, और क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों। इस जैसे पूछता नहीं है तो दोस्तों नहीं है का मतलब नहीं है। यहाँ पर कोसी, अलकनंदा, गंडक दोस्तों ये तीनों जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल नदी जो है चंबल हो गई, बेतवा हो गई। कौन हो गई? बेतवा हो गई। चंबल, बेतवा, केन दोस्तों ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में दोस्तों यमुना नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। एक प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? जायद की सीजन में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में पहला दिया है, कह रहा है कि सोयाबीन या खीरा या मक्का या जो है मूंगफली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खीरा। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। क्या होगा? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। कौन है? खीरा, ककड़ी हो गया। तरबूज हो गया, तरबूज है। खरबूजा है। और मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का दोस्तों ये हमारा जायद में भी हो जाता है और खरीफ में भी हो जाता है
और हमारा रबी की फसल के समय भी ये जो है मक्का जो है इसका उत्पादन कर लिया जाता है। लेकिन जो है मूलतः वैसे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी खरीफ की फसल के समय मक्का जो है बोया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या दिया, यहाँ पर मक्का दिया। मक्का दोस्तों ये मुख्यतः अगर पूछता है तो दोस्तों दोस्तों ये जो है खरीफ की फसल में जो है खरीफ के समय कौन कौन सी फसलें होती हैं हमारी, धान की फसल हो गई, किसकी हो गई, धान की फसल हो गई, मक्का हो गई, कौन सी होगी, मक्का हो गई, मक्का हो गई, कौन सी हो गई, धान हो गई, मक्का हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं तिल है, जिसे कहते हैं तिल्ली के नाम से हम जानते हैं, तिल हो गई, तिल हो गई और ज्वार हो गई। दोस्तों ये जो है ये फसलें हमारी कैसी फसलें हैं दोस्तों, ये हमारी खरीफ की फसलें कैसी हैं, खरीफ की फसलें दोस्तों हैं। और मूंगफली भी हमारी कैसी है, खरीफ की फसल है। दोस्तों रबी की फसलों की बात कर लेते हैं। रबी की फसल के हमारे जो है समय कौन सी बोई जाती है, गेहूँ हो गया, मेन तो मुख्य तो हो गई हमारी गेहूँ। गेहूँ के बाद में बात करते हैं हमारी कौन हो गई, सरसों हो गई, कौन हो गई, सरसों हो गई। उसके बाद में बात करते हैं आलू हो गई, कौन हो गई, आलू हो गई। और हमारी क्या हो गई, जौ हो गई, जौ हो गई, मटर हो गई, मटर हो गई, चना हो गई, कौन हो गई, चना। ये दोस्तों हमारी रबी की फसलें हैं। ये किस चीज़ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर खीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर खीरा जो है ये जायद के समय की, जायद के सीजन के दौरान इस फसल का उत्पादन किया जाता है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। आज से ये प्रश्न कभी आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, अगर तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों जितने लोग हमारे जो है गांव से होंगे, देहात साइड से होंगे, उनको सभी को पता होगा कि जो है क्या करते हैं, तंतुओं से जो है क्या करते हैं हम लोग, उनकी जो है कताई करते हैं। क्या करते हैं, कताई करते हैं। तो तंतु जो होते हैं हमारे पतले पतले धागे जैसे होते हैं, रेसे होते हैं, उनको जो है एक वो बनाते हैं, त्रिकोणी टाइप की एक वो लकड़ी की बनाते हैं, इस तरह से दोस्तों बनाते हैं। इसमें जो है बीच में खुटिया लगा लेते हैं, लंबी लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंची। और उसको क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं गोल गोल, इस तरह से घुमाते रहते हैं। और इसी में क्या करते हैं, और ये रस्सी ये क्या होती है, रेसे, ये जो है एकदम इसी में क्या करते हैं, एकदम गुथते जाते हैं और एकदम ये महीन हो जाते हैं एकदम। इसमें ऐठन जिसे कहते हैं, ऐठन लग जाती है। और क्या करते हैं, इसको फिर इन्हीं में घुमा घुमा के इसमें घुमाया, फिर इसमें घुमाया, फिर इसमें घुमाया, इसी तरह से जो है इसकी कताई करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, इसी से दोस्तों बाँध जो है बनाते हैं। क्या होता है, बाँध, जिसे बाँध के नाम से भी जानते हैं। इससे जो है चारपाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चारपाई हो गया, चारपाई हो गया, इसके बनाने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और अगला प्रश्न देकर है, निम्नलिखित में से कौन जो है मीठे पानी का स्रोत नहीं है। क्या पूछा, यहाँ पर भी नहीं है, देख लिया आपने, एग्जामिनर नहीं है करके पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महासागर जो है, इनमें जो है क्या होता है, पानी खारा होता है। दोस्तों यहाँ पर करा कि तालाब और झीलें और नदियाँ, दोस्तों यहाँ पर मीठे पानी का जो है स्रोत हो सकती हैं, सोर्स हो सकते हैं, लेकिन महासागर नहीं हो सकता है। बात करते हैं झील। दोस्तों मीठे पानी की झील हमारी कौन सी है, जो है ये हमारी वुलर झील है। कौन सी है, वुलर झील। यहाँ पर कौन सी, वुलर नहीं, वुलर है दोस्तों। कौन सी है, वुलर झील है। ये हमारी कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील में जो है किस नदी से पानी आता है, इस प्रश्न का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि वुलर झील में दोस्तों किस नदी से पानी आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं झील जो है, भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, ये हमारी चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील। दोस्तों ये कहाँ है, ये ओडिशा में है। कहाँ ये ओडिशा झील, चिल्का में जो है, चिल्का झील कहाँ है हमारी, ओडिशा में है। ये दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की जो है झील के किसकी है, ये हमारी खारे पानी की झील है। दोस्तों ये वुलर झील हमारी मीठे पानी की, खारे पानी की आ गई, चिल्का झील हो गई। उसके बाद में एक हमारी है सांभर झील। कौन सी है, सांभर झील। सांभर झील दोस्तों ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये भी बहुत ही खारे पानी की झील है। दोस्तों यहाँ पर हमारी नदियों की बात करते हैं दोस्तों, जैसे गंगा नदी। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और बात करते हैं दोस्तों, ये निकलती कहाँ से, गोमुख हिमन से नदी निकलती है। और इनकी सहायक नदियाँ हैं हमारी कौन सी, भी आप सबको बताया, अलकनंदा, भागीरथी हो गई हमारी। और ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यमुना हो गई। इस तरह से इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज बोर्ड के संस्थापक के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दुर्गाबाई देशमुख जो है, ये किसके जो है,
करा केंद्रीय समाज बोर्ड कल्याण बोर्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दुर्गाबाई देशमुख जो है इसके अध्यक्ष एवं संस्थापक थे। यहाँ पर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली जो महिला राज्यपाल दोस्तों कौन रही है? राज्यपाल दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन रही है? ये हमारी सरोजिनी नायडू जी रही है। और आप सभी को बताया 1925 में जो है इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये दोस्तों पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जी ने एक कथन इनका जो है बहुत ही प्रचलित है। इन्होंने कहा था कि जो है राज्यपाल सोने के पिंजरे में सोने के किस चीज़ के सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। पिंजरे में बंद चिड़िया है। बंद चिड़िया है दोस्तों, ये किसने कहा था? बंद चिड़िया है दोस्तों, ये किसने कहा था? ये दोस्तों किसने कहा था? ये जो है सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। और राज्यपाल की बात हो गई तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की भी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी? हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी रही थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी रही थी। कृपलानी जी रही थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी रही थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिख रहा है 1951 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी? ये हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? हुगली नदी के वह किनारे स्थापित की गई थी। यहाँ पर दोस्तों अगर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो है किसे प्रदान किया गया था? ये हमारे मनोज दास जी को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? मनोज दास जी को जो है ये प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है किला राजस्थान में नहीं है? कौन सा किला जो है राजस्थान में नहीं है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? चुनार का किला। कौन सा? चुनार का किला। दोस्तों बात करते हैं चुनार का किला ये हमारा कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में ये हमारा कौन सा है? चुनार का किला जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों बात करें घुघोर किला, भटनेर किला और खेजड़ला किला, ये दोस्तों कहाँ है? ये तीनों हमारे राजस्थान में स्थित हैं। और चुनार का किला हमारा कहाँ है? ये हमारा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर दिया गया है भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार होता है जो किस महीने से कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक होता है। कब से होता है? अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तेरा योसोंग और याओसोंग दोस्तों ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ये आप सभी को हमने पढ़ा भी रखा है योसोंग और या इसे हम याओसोंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को मैंने करा के रखा है पिछले प्रैक्टिस सेट में, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। हार्नबिल दोस्तों ये हमारा कहाँ का है? नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। दोस्तों ये जो है 1 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था? 1 दिसंबर से मनाया जाता है दोस्तों। क्यों? 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों नागालैंड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी किस शास्त्रीय नृत्य की रचना थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी हो जाएगी? ये कुचिपुड़ी की थी। किसकी थी? कुचिपुड़ी की थी। वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? किसने? वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने। तो दोस्तों इन्होंने कुचिपुड़ी की जो है शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। आंध्र प्रदेश राज्य का दोस्तों कुचिपुड़ी है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मोहिनीअट्टम। दोस्तों ये कहाँ का है? ये केरल का हमारा कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम की बात करते दोस्तों ये हमारा कहाँ का है? ये हमारा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और दोस्तों हमारा कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ है दोस्तों? ये हमारा कहाँ का है? कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। या इसे हम उत्तर भारत का नाम से भी इसे कहते हैं। उत्तर भारत का भी दोस्तों ये क्या है? प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत भी कह सकते हो। और यहाँ अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि दंत दुर्ग के प्रमुख थे।
जो है किस वंश के प्रमुख थे दोस्तों? दंत दुर्ग हमारे किससे संबंधित थे? ये हमारे राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? दंत दुर्ग ये राष्ट्रकूट के जो है एक प्रमुख थे। और यहाँ पर दोस्तों यह चोल दिया है, तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये विजयालय था। कौन था? विजयालय। विजयालय विजयालय दोस्तों किस वंश का था? चोल वंश का। कौन था? विजयालय था। और अगला प्रश्न आएगा, सौर कुकर को उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणों को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कह सौर कुकर में उच्च तापमान हाई टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए कह सूर्य की किरणों को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दर्पण का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिज्म जो होता है, इसमें जो है सूर्य का प्रकाश आएगा और प्रिज्म से आप सभी को देखने पर जो है अलग अलग 7 रंगों में दोस्तों ये विक्षेपित हो जाता है। जो है 7 रंग आप सभी को बाहर की ओर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देते हैं। प्रिज्म के माध्यम से देखेंगे, अगर सूर्य की किरण कोई आएगी और प्रिज्म पर पड़ेगी और प्रिज्म से जो है परावर्तित होकर बाहर निकलेगी, दोस्तों 7 रंग उसमें जो है आप सभी को साफ साफ दिखाई देंगे। आप सभी लोग अगर प्रिज्म आपके पास है, कॉलेज में किसी आपने देखा है, पढ़ा है, तो दोस्तों वहाँ आप सभी को जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिए हैं, तो दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग दोस्तों कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा? दूरदृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोस्तों यहाँ पर सब उल्टा मामला है। दूरदृष्टि की बात करें तो उसको दोस्तों दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दोस्तों उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अवतल लेंस की बात करते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें जो दोस्तों निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसमें जो है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अधिक शब्द हैं, जो है इसमें 3 शब्द है, इसमें दोस्तों इसमें कम शब्द हैं दोस्तों, इसमें भी कम है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोश पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के जो है इन पर आधारित है। किस पर? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर ये आधारित है। अगला प्रश्न दिया कर रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन सा? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दोस्तों ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और उसके बाद बात करते हैं तो फुटबॉल के दोस्तों और कौन कौन से कप होते हैं? जैसे बात कर लेते हैं हमारा, एक हो गया हमारा डूरंट कप। कौन सा का? डूरंट। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक हमारा कौन सा हो गया? डूरंट कप हो गया। कौन सा हो गया? डूरंट कप दोस्तों किससे संबंधित है? हमारा फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद हमारा एक रोवर्स कप दोस्तों ये हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक हमारा होता है बीसी राय ट्रॉफी। कौन सा होगा? बीसी राय ट्रॉफी हो गई एक हमारी, बीसी राय ट्रॉफी हो गई। उसके बाद में बात कर लेते तो एक हमारी होगा सुब्रतो कप हो गया। कौन सा हो गया? सुब्रतो। कौन सा हो गया? सुब्रतो कप हो गया। सुब्रतो कप दोस्तों ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से हो गया। डूरंट है, बीसी राय ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, बेगम हजरत महल कप है। और जैसे पूछ लेता है कि हमारा एक हो गया संतोष ट्रॉफी है, और संतोष ट्रॉफी हो गई। उसके बाद में हमारा क्या हो गया? एक हमारी हो गई डीसीएम ट्रॉफी। कौन सी हो गई? डीसीएम ट्रॉफी दोस्तों ये हमारी किससे संबंधित? ये हमारी सारी फुटबॉल से संबंधित हैं। उसके बारे में बात कर लेते दोस्तों हम, हॉकी दिया ऊपर, क्या दिया है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है। हॉकी के कौन कौन से कप हैं? बात करें तो आगा खां कप। कौन सा? आगा खां कप दोस्तों किससे संबंधित है? ये हमारा हॉकी से संबंधित है। और एक हमारा हो गया बेटन कप। कौन सा होगा? बेटन कप दोस्तों किससे संबंधित है? बेटन कप दोस्तों ये किससे संबंधित है? बेटन कप की बात करते हैं दोस्तों, बेटन कप हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा जो है किससे संबंधित? हॉकी से संबंधित है। एक हमारा हो गया आगा खां हो गया, बेटन कप हो गया, और रंगा स्वामी कप। कौन सा हो गया? रंगा स्वामी
कप हो गया, कौन सा हो गया, रंगास्वामी कप हो गया। एक हमारा हो गया लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कौन हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गया। और एक हमारा हो गया ध्यानचंद्र ट्रॉफी, कौन सी हो गई, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद्र 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 जो है ध्यानचंद्र कप जो है ये हो गया। ये दोस्तों कुछ फुटबॉल से संबंधित कप थे। और बात कर ले दोस्तों क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट की बात करें दोस्तों रणजी ट्रॉफी हो गई, कौन सी होगी, रणजी रणजी ट्रॉफी हो गई, किससे संबंधित है, ये हमारी क्रिकेट से है, रणजी हो गई। उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों हमारी ये हो गई ईरानी ट्रॉफी हो गई, कौन सी हो गई, ईरानी ईरानी ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी हो गई, ईरानी हो गई। और उसके बाद सी के नायडू ट्रॉफी हो गई, कौन सी होगी, सी के नायडू ट्रॉफी हो गई, सी के नायडू ट्रॉफी हो गई। और उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों एक हमारी हो गई देवधर ट्रॉफी, कौन सी हो गई, देव यहाँ पर हो गई देवधर ट्रॉफी। दोस्तों ये ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते दोस्तों वॉलीबॉल ऑप्शन में दिया है, तो वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल की कौन कौन सी हैं, एक हमारा सेंटियल कप हो गया, कौन गया, सेंटेनियल कप, सेंटेनियल कप दोस्तों एक किससे संबंधित है, सेंटेनियल कप, ये दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित। एक हो गया हमारा फेडरेशन कप, कौन सा हो गया, फेडरेशन कप दोस्तों एक किससे संबंधित है, ये हमारा वॉलीबॉल से संबंधित है। दोस्तों ये थे इस जो है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि संसद के समक्ष जो है भारत का बजट कौन पेश करता है, वार्षिक बजट कौन पेश करता है, तो दोस्तों ये भारत का वित्त मंत्री पेश करता है। दोस्तों वित्त मंत्री दोस्तों किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 280 में होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, ये हमारा आर्टिकल किस में होता है, ये आर्टिकल हमारा 90 जो है 3 में जो है होता है। और प्रधानमंत्री दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत की जाती है। और यहाँ पर बात कर ले तो इन सभी की नियुक्ति दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, किसके द्वारा की जाती है, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भी जैसे हैं वित्त मंत्री हो गया, और जो है प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, कौन हो गया, राज्यपाल हो गया। और यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए किसके, यूपीएससी के हेड हो गए। और जो है चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, कौन हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, कमीशन के हेड जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बात कर लेता है। और बात कर लेते हैं हम जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, और वित्त मंत्री हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं दोस्तों, ये सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां इनकी की जाती हैं। और कल हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि जो है कि विधान परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों कितनी एज होनी चाहिए, कि विधान परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर था 30 वर्ष। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप सभी को हमने करा रखे हैं। राज्यपाल की दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं फिर से एक बार, राज्यपाल दोस्तों 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री 25 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, और लोक जो है इसमें जो हमने बताया था लोकसभा 25 वर्ष, और राज्यसभा 35 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, और ये हमारा विधान परिषद ये हमारा 30 वर्ष। ये इससे बाहर कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, ये सारे प्रश्न। और जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों एज हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने की उम्र दोस्तों हमारी कितनी होनी चाहिए, जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष जो है 18 वर्ष से कब कर दी गई थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी दोस्तों, ये हमारा एक हुआ था, एक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये कब हुआ था, ये हमारा एक्ट था 1988 का, और इसे लागू 1989 में किया गया था। कौन था, राजीव गांधी की जो है इस समय सरकार थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये संबंधित जितने सारे से जो यहाँ पर एक पूछा गया मैंने सारे बता दिए, जो भी पूछेगा आप लगा के आ जाना फोर्ड के एग्जाम को एकदम। और अगला प्रश्न देकर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जो है वाद्य यंत्र पंजाब में भगड़ा के दौरान बजाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, तुम्बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा तुम्बी। तुम्बी जो है भांगड़ा के दौरान दोस्तों बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है, तुम्बी बजाया जाता है। और एक हमारा कल एग्जाम में पूछा गया बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों किससे संबंध है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई वादक। क्या हो जाएगा? शहनाई वादक। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों करवा के हमने रखा है। इसका राइट आंसर आप लोग आशा करता हूँ ठोक के आए होंगे। जिसने भी क्लास देखी होगी वो भी इस क्लास को जो है फटाफट इससे जितने सारे प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न करके आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ दिया गया है 1911 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, लेकिन 1992 में जो है उससे हार गए थे। इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों यहाँ पर हमारा हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। क्या हुआ था? 1191 में हुआ था। 1191 मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय विजेता था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय विजेता था प्रथम जो है तराइन के युद्ध में। और जो है 1100 यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर हो जाएगा 1191 और 1100 यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था या फर्स्ट युद्ध हुआ था। और 1100 जो है 92 में जो है तराइन का सेकेंड वार हुआ था, सेकेंड युद्ध हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज जो है हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज की जो है जितनी सारी नीतियाँ थी उसको जो है एक जयचंद था उसने जो है शेयर कर दी थी इब्राहिम लोदी जो है मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया था इनके जो है राज्य का, जिससे दोस्तों पृथ्वीराज पराजित हो गए थे। नहीं तो शायद ये पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गौरी को पराजित नहीं कर सकता था अगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने न दिया होता। लेकिन जयचंद था उसने सोचा कि जो है मोहम्मद गौरी का मैं साथ दूंगा और यहाँ का शासन सत्ता मैं संभालूंगा, यहाँ का राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद गौरी इतना चतुर चालाक था। दोस्तों बात करते हैं चतुर चालाक की, तो मोहम्मद गौरी था जब पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद में जयचंद को जो है दोस्तों 2 साल तक शासन करने दिया। और 1194 में क्या किया? 1194 जो है यहाँ पर चंदावर का युद्ध कर दिया। चंदावर के युद्ध में हमारा क्या किया? जो है इनको जयचंद को घसीट कर बाहर किया और वहाँ शासन अपना करने लगा। दोस्तों ये थी उन लोगों की नीति। क्या करते थे? फूट डालो और राज करो। 2 भाइयों को आपस में लड़ा दिया और दोनों पर अपना स्वयं राज कर रहे हैं। लेकिन उनके बहकावे में हम आ गए दोस्तों। यही कारण रहा दोस्तों हम जो है लगभग 2 से 2.5 साल दोस्तों हम उनके गुलाम बन के रहे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो दोस्तों क्या होता? हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया कहलाता है। लेकिन आज भी हमारा देश किसी भी देश से कम नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंग्लैंड को पछाड़ करके दोस्तों 5वें नंबर पर हमारे भारत की जो है अर्थव्यवस्था पहुँच गई है। भारत देश ना किसी से कम, पहले कम था लेकिन अब ना है और ना ही रहेगा। इसलिए दोस्तों भारत के नागरिकों को क्या करना चाहिए? अपने देश का बहुत ही सपोर्ट करना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो है सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए और देश की सेवा करने का अवसर मिले तो उसमें बहुत ही अपना बड़ा योगदान करना चाहिए। आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे आप जो है क्यों ना हो पुलिस हो या टीचर हो। अगर आप पुलिस हैं तो क्या करें? लोगों की रक्षा करें। इसका पुलिस का मतलब ही होता है जन रक्षक, मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों की रक्षा करना। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें भी लूटमार करते रहते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपका जो है धर्म बनता है कि जिस कार्य से आपको यहाँ पर भेजा गया है उसका जो है ईमानदारी से आप उसका पालन करें। और उसके बाद में हमारा जो है मेन रीढ़ की हड्डी दोस्तों हमारी क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा और शिक्षक हैं। बात करें शिक्षा और शिक्षक दोस्तों, अगर शिक्षक हमारे देश के अपना जो है कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाएं तो दोस्तों हमारे देश का और भी विकास अच्छे से हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो है सरकारी स्कूलों से ज़्यादा हमारे जो है यहाँ जैसे बात कर लेता तो सरकारी स्कूलों की अपेक्षाकृत प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल में कुछ ना कुछ कमी तो रह रही है कि शिक्षकों का उतना अच्छा योगदान नहीं मिल रहा। लेकिन हम जितने सारे शिक्षक हमारे यहाँ शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनसे हमारा एक ही निवेदन है, अगर कोई भी देख रहा है तो क्या करे? अपनी शिक्षा व्यवस्था की ओर बहुत ही विशेष ध्यान दे। और आपका कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षित करना। आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कर्तव्य निभाइए ताकि आपका नाम लें। और हमें लगता है कि सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे दोस्तों कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों तक पहुँच गए, ना कि प्राइवेट दोस्तों नाम के हैं लेकिन सरकारी अच्छी अगर स्तर की यहाँ पर आप सभी को सरकारी विद्यालयों में अच्छे टीचर मिलेंगे, योग्य टीचर मिलेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी और उनको जो है पढ़ाने का अनुभव होगा।
और प्राइवेट में क्या उतने अच्छे शिक्षक भी नहीं मिलेंगे, लेकिन है क्या करना चाहिए, वर्तमान समय व्यवस्था ऐसी चल रही, प्राइवेट स्कूलों को लोग ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं। उसके बाद में बात कर ले तो यहाँ पर हम अपने जो है हमारे डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर दोस्तों डॉक्टर की बात करें तो दोस्तों सरकारी जो है अस्पतालों में डॉक्टर का बहुत ही महत्व दोस्तों। डॉक्टर और शिक्षक और पुलिस, ये दोस्तों हमारे देश की दोस्तों रीढ़ की हड्डी तीनों हैं। इनको तीनों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलना चाहिए, और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और चलेंगे भी, और जो है अपनी सेवा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देश की सेवा करेंगे। और दोस्तों अगर अवसर मिला तो हम भी दोस्तों इसमें सेवा करने का जो है अपना पूरा योगदान करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर्तव्य निष्ठा से अपना योगदान करेंगे दोस्तों, यदि ईश्वर ने अवसर दिया तो। और यहाँ पर दिया अगला प्रश्न करा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर दोस्तों 2016 में हमारी एक मई 2016 को जो है बलिया उत्तर प्रदेश से हमारी उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। कौन थी? उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से, यूपी से दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या किया गया था, जो है गरीब महिलाओं को दोस्तों एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर, रेगुलेटर पाइप एवं गैस चूल्हा जो है और एक भरा हुआ सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जा रहा था। उसके बाद में हमारी उज्ज्वला 0.2 शुरू हो गई थी। कौन सी? उज्ज्वला 0.2 शुरू हो गई थी। ये हमारी दोस्तों ये हमारी 10 अगस्त 2021 को दोस्तों शुरू की गई थी। जो इसमें जो लाभार्थी दोस्तों लाभ प्राप्त करने को रह गए थे दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों उनको लाभ प्राप्त करने की कोशिश कराई गई थी। और यहाँ पर दोस्तों 2014 दिया, तो 2014 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को हमारा स्वच्छ भारत मिशन चला था, जिसमें हमारे जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अपने देश को जो है साफ और सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की, और अपना प्रधानमंत्री पद पर होकर भी उन्होंने जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। और बहुत सारे आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री तक झाड़ू लेकर खड़े हैं और साफ सफाई की ओर कह रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो है आप भी अपने देश को और अपने आस पड़ोस की जो है स्थानों को साफ सुथरा रखें। और यहाँ पर उसके बाद में बात करूँ तो 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों एक हमारी शुरू हुई थी योजना। कौन सी? मिशन इंद्रधनुष। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? दोस्तों इंद्रधनुष ये हमारे किससे संबंध है? ये हमारी टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंध है? टीकाकरण से संबंधित है। और एक हमारी इंद्रधनुष योजना है, उसका संबंध हमारा बैंकिंग सेक्टर से है। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं दोस्तों, ये टीकाकरण, और इंद्रधनुष योजना का संबंध हमारा किससे है? ये हमारा बैंकिंग सेक्टर से है। उसमें जो है सुधार लाने के लिए दोस्तों उस योजना का शुरुआत की गई थी। और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि अवध के सहायक गठबंधन किस वर्ष हटाया गया? अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष हटाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में जो है अवध से सहायक गठबंधन जो है हटाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय आय, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल घरेलू उत्पाद, या सकल मासिक आय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का आकार और अनुमान लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। किसका? सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कोल्डेवा, जो क्या है नवपाषाणकालीन स्थल है। क्या है? कोल्डेवा। दोस्तों यहाँ से हमारा क्या मिला था? यहाँ पर चावल के दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिले थे। किसके? चावल के प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिलते? कोल्डेवा से मिले थे। दोस्तों यहाँ पर दिया भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका कहाँ है? ये एमपी मध्य प्रदेश में भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है कि जीवाणु के कारण मनुष्यों एवं मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है एंथ्रेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एंथ्रेक्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और यहाँ पर मलेरिया दोस्तों किससे होता है? दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। हमने पिछली क्लास में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग दोस्तों आप सभी को बताया था हमने। पापा काम पर सोते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है पासे पायरिया, पासे हमारा क्या होगा? पासे पायरिया। मलेरिया हो गया हमारा क्या हो जाएगा?
और सोते से निद्रा रोग हो जाएगा। ये सारे आप सभी को प्रश्न हमने बताए थे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों यहाँ पर छोटी माता ऑप्शन में दिया, तो छोटी माता किससे होता है, हमारा वेरियोला वायरस से छोटी माता, और बड़ी माता हमारा वेरिसेला वायरस से होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा कह रहा है न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो कि हरियाणा में न्याय के लिए पेश किया गया था संघर्ष, उसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चौधरी देवीलाल ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था, चौधरी देवीलाल ने इसका नेतृत्व किया था। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सी जो है चोटी भारत में है, कौन सी चोटी भारत में है। दोस्तों चोटी से भी एक प्रश्न पूछा गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, ये हमारी सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं, दोस्तों सिक्किम को जो है कब बनाया गया था। दोस्तों ये हमारा हुआ था 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। 1975 के द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा इसे जो है एक जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों ये हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत दोस्तों दिया, तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा नेपाल में है। धौलागिरी हमारी नेपाल में है। और ये हमारी कहाँ हो गई, ये हमारी नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,848 है। कितनी है, 8,848 मीटर है। कितनी, 8,848 है। और इसकी जो है कंचनजंगा की बात करते हैं दोस्तों, कंचनजंगा 8,500 शायद 85 है, इसी के लगभग समथिंग दोस्तों। 8,500 शायद कुछ ऐसे ही, इसके करीब ही 8,500 लगभग दोस्तों इसकी जो है ऊंचाई मीटर में है। और यहाँ पर हमारा एक प्रश्न पूछा गया था कि ये हमारा जो है किससे, अरावली से संबंधित, इससे अरावली से संबंध पूछा गया था। तो दोस्तों अरावली के बारे में आप सभी को हमने बता चुके हैं दोस्तों। ये हमारी पिछली क्लास में आप सभी लोग जाके देख सकते हैं कि अरावली से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे। ये सबसे पुरानी दोस्तों पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है दोस्तों। इसका जो है सर्वोच्च शिखर कितना है, 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से, किस नाम से, गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ है, राजस्थान में है दोस्तों। ये इसके बारे में आप सभी को हमने बता के रखा है। और ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया अभी, कल एक एग्जाम में हमारा प्रश्न पूछा है कि जो है ये हमारा अरावली जो है की सबसे ऊंची चोटी का नाम। कह रहा भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नियुक्त तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो है कार्य जितने सारे हैं उनको करेगा कौन, प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति दोस्तों उसमें क्या करेगा, सलाह देगा बस। और यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति प्रधानमंत्री की करता है। भारत का राज्यपाल नहीं होता है दोस्तों, ये राज्य के राज्यपाल होते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति इसका भी चुनाव होता है, कि इसका चुनाव होता है किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान दोस्तों उपराष्ट्रपति का भी होता है। राज्यपाल दोस्तों हमारा राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये हमारा इनके बारे में अभी आप सबको प्रश्न हमने बता रखे हैं कि राष्ट्रपति से हमारा प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग दोस्तों किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 61 में महाभियोग दोस्तों, और आर्टिकल 60 में शपथ। आप सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, 60 में हमारा क्या है, 60 में हमारा क्या है, शपथ है। और 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति के प्रति। और आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, उसके पास आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। और 53 के अंतर्गत दोस्तों इसमें क्या कहा गया दोस्तों, ये हमारा किसका, ये हमारा क्या होगा, ये डिफेंस का दोस्तों, रक्षा का दोस्तों प्रधान होगा। इसका हेड कौन होगा, डिफेंस का दोस्तों, इसका प्रधान होगा राष्ट्रपति। और आर्टिकल 54 में इसका मतदान की पद्धति जो है, इसमें जो है चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 55 में दोस्तों इसकी जो है इसकी निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों होगी। और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। आर्टिकल 56 में दोस्तों इसका कार्यकाल होगा। ये सारे प्रश्न आप सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखे। आर्टिकल 57 में दोस्तों इसमें क्या होगा, योग्यताएं अर्हताएं, किसके पास योग्यता जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए दोस्तों योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, आर्टिकल 57 के अंदर कहा गया। 60 में शपथ। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में आप सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल हमारा 63 में लिखा है। और जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों, पदेन सभापति होता है दोस्तों, आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 65 में उसके जो है ये अगर जो है हमारा प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होता है तो दोस्तों उसकी जगह हमारा वाइस प्रेसिडेंट कार्य करेगा दोस्तों, आर्टिकल 65 में लिखा है दोस्तों। किसमें, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 66 में दोस्तों हमारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दोस्तों किस प्रकार से होगा, आर्टिकल जो है हमारा 66 में। आर्टिकल 69 में दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को
शपथ दोस्तों दिलाई जाएगी। इस आर्टिकल जो है हमारा जो 69 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है। ये इससे संबंधित हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे 2-3 प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रपति से आर्टिकल 60 पूछा गया, आर्टिकल 61 पूछा गया। कौन सा आर्टिकल 60 61 ये पूछे जा चुके दोस्तों। उधर हमारे 14 पूछा गया आर्टिकल, और 14 से 17 18 पूछा गया, हमारा 21 पूछा गया। ये सारे आर्टिकल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को बता रखे। एक हमारा हमने आप सभी को बताया था प्रसूति की सहायता, प्रसूति की सहायता दोस्तों। ये हमारा कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल हमारा कौन था, आर्टिकल हमारा 42 था दोस्तों। हमने बता के रखा है। इसमें जो गर्भवती महिलाओं को जो है भोजन की व्यवस्था भी प्रोवाइड कराएगी सरकार, राज्य सरकार दोस्तों प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। आर्टिकल ऐसा 42 के अंतर्गत दोस्तों लिखा था। ये हमारा कल की जो है 3rd शिफ्ट में, शायद 3rd या 2nd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और एक हमारा हमने आप सभी को बताया था कि जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना दोस्तों। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये हमारा ये भी प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों, ये भी हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आप सभी को हमने ये प्रश्न करा के रखे हैं, इसीलिए आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, एनालिसिस में देख सकते हैं, वीडियोज में लोग बच्चे बताएंगे आप सभी को कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसा तो नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं जाके वहाँ से। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में संगीतकारों में कौन बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक हमारे कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में अभी प्रश्न, परसों के प्रश्न में हमने क्लास में टपका कौन सा, बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक ही हमारा प्रश्न पूछा गया। पंडित रविशंकर किससे संबंध, ये हमारे सितार से संबंध, सितार वादक दोस्तों पंडित रविशंकर। अमजद अली खान दोस्तों किससे हैं, ये हमारे सरोद वादक। ये दोस्तों जितने सारे प्रश्न आप सभी को मिल सकते हैं, फटाफट इनको नोट कीजिए। और प्रीवियस ईयर अब लगातार जितने हमारे सारे वीडियो पर हैं, आप सभी लोग शुरुआत से देख डालिए। अगर आपका एग्जाम 20 के बाद में है तो 4 दिन जो है हमारे लगभग 40 से 50 मिनट, कोई 50 से 60 मिनट दोस्तों ऐसे वीडियो होंगे। डबल स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। और जो है आप सभी लोग 2 से 3 से 4 दिन में लगभग 20 क्लास आप सभी लोग 3 से 4 दिन में, आप सभी 4-5 दिन में देख सकते हैं। इनसे आप सभी को प्रश्न बहुत, इनमें जो है बहुत आप सभी को आराम मिलेगी, और इसमें बहुत सारे आप सभी को प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि दोस्तों ये हमारे प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, अगर असम के मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन जो है कारक उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों प्रचुर वर्षा जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। कम उपजाऊ मिट्टी, पथरीला इलाका, कम पहाड़ी इलाका दोस्तों, ये सारे इसके कारक हैं। और अगला प्रश्न, अगर गोदावरी की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो दोस्तों गोदावरी की अनुमानित लंबाई कितनी है, यहाँ पर 1500 किलोमीटर दोस्तों इसकी अनुमानित लंबाई है। दोस्तों गंगा की बता चुके आप सभी को 25 किलोमीटर इसकी गंगा की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई है। और इसका उत्तर प्रदेश में विस्तार लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास दोस्तों गंगा नदी का विस्तार है। और अगला प्रश्न कर रहा है कि को शिशु मृत्यु दर के रूप में वर्णित किया जाता है। किसको जो है यहाँ पर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु को शिशु दर के रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ये हमारा प्रश्न देखने को मिला। यहाँ पर हमारा पूछा गया कि किस राज्य में सर्वाधिक शिशु हैं। सर्वाधिक शिशु दोस्तों किस राज्य में, दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में टॉप पर है, इसी राज्य में सर्वाधिक दोस्तों है। और जनसंख्या के एक और प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोस्तों किस राज्य में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आप सभी को हमने बता के रखा है। सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता दर दोस्तों किस राज्य में है, ये दोस्तों केरल राज्य में है। आप सभी को बता के रखा है। ये प्रश्न आप सभी लोग आशा करता हूँ ठोक के आए होंगे, इसको एकदम छोड़ के नहीं आए होंगे। और ये भी एक प्रश्न पूछा गया जिसमें जो है सबसे जो है अधिक जो है शिशु दोस्तों किस राज्य में, दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसका आंसर आशा करता हूँ सभी लोग ठोक के आ गए होंगे। जनसंख्या से संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते थे हमने पिछली क्लास में उन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य आगे है, जनसंख्या जो है घनत्व में सबसे पीछे कौन है, किस राज्य की जनसंख्या दोस्तों सर्वाधिक है, सबसे कम किसकी है, वो सारे प्रश्न आप सभी को हमने बता रखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के अपकर्ष का कारक बनता है। कौन सा बनता है जो है, ये अतिशय चराई जो है ये मिट्टी के अपकर्ष का कारण जो है बनता है। और यहाँ पर दिया है वनीकरण, खाद डालना, फसल चक्रण, ये भी दोस्तों इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो है मुख्य कौन है, अतिशय कारण जो है हो सकता है। वनीकरण दोस्तों की बात करते हैं। वो जो है वनों को क्या करना, लगाना वनीकरण हो गया। इसमें दोस्तों मिट्टी क्या करते हैं, अपकर्ष नहीं कारण बनता है। खाद डालना, इसमें जैविक खाद डालेंगे तो क्या होगा, जैविक खाद डालेंगे तो दोस्तों इसमें मिट्टी जो है प्रभावित नहीं होगी। और इसमें खाद की मात्रा भी हिसाब से अगर डालेंगे तो मिट्टी जो है प्रभावित नहीं होगी।
फसल चक्र से दोस्तों क्या होता है, मिट्टी की इसकी उत्पादकता अच्छी जो है, इसमें उत्पादकता क्षमता अच्छी बनी रहती है। जैसे कि बात करते हैं इस बार गेहूँ बोया, फिर गेहूँ के बाद में दूसरी फसल, अगली बार दूसरी फसल। दोस्तों फसल जो जब दोस्तों अलग अलग तत्व दोस्तों खींचते रहते हैं जो खेत की। जैसे बात करते हैं बीच में हमने चने की फसल बो दी, चना क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है दोस्तों। इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारे खेत में काफ़ी मात्रा में हो गई। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, फसलों का जो है फसल चक्र हमें अपनाना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न करें, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो लागू किया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2005 में। 2005 में एक हमारा आया था जो है अधिनियम, कौन सा आया था, RTI, कौन सा था, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI था, कौन सा था, RTI था, कौन सा, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ये हमारा कब का था, 12 अक्टूबर 2005 का दोस्तों। कौन था, RTI दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब का था, 2005 का था। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, RTE, राइट टू एजुकेशन दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों 2009 में दोस्तों आया। कब आया, 2009 में। लेकिन दोस्तों इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से इसे पूर्ण रूप से दोस्तों लागू कर दिया गया। कब से, 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। और एक हमारे एग्जाम में पूछा गया कि एक क्वेश्चन नहीं, डबल क्वेश्चन, एक शिफ्ट में डबल क्वेश्चन एक ही जैसे। एक हमारा प्रश्न पूछा गया जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध किससे है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध किससे है दोस्तों, इसमें हमारा किससे है, ये 6 वर्ष से अधिक बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दोस्तों 6 वर्ष से जो है ऊपर 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में भी जोड़ा गया है। ये हमारा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, हमारा 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। हमने आप सभी को करा के रखा है। ये एक बार पूछा है ये कब हुआ, ये किससे संबंधित है। उसके बाद में पूछा है 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये जो है हमारा कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी यही था। दोनों जो है प्रश्न एक ही एग्जाम में पूछ लिए गए। और हमने आप सभी को एक प्रश्न बताया था, आप सभी को याद हो, अगर क्लास में आप बने रहे होंगे तो पिछली क्लास आप सभी लोग देखते आ रहे हैं। एक प्रश्न हमने बताया था आप सभी को, एक जो है 45वां जो है 45 आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 45 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है। हमने बताया था कि 6 वर्ष से नीचे बच्चे को, 0 से 6 वर्ष के जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल 45 के अंतर्गत दोस्तों पूछा गया था। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आ टपका। इसको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा कर इसका काम खत्म करके आ गए होंगे। ये सारे प्रश्न आप सभी को हूबहू हमारे क्लास से मिल रहे हैं। बिल्कुल आप सभी लोग हमारी पिछली क्लास की वीडियो देख सकते हैं। हमने इन सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करा के रखा है। अगर पूछा गया भाग 4, भाग जैसे हमारे एग्जाम में पूछा गया भाग, हम जैसे पूछा भाग 1, तो भाग 1 के जितने सारे आर्टिकल मोस्ट वो हमने सारे बता दिए। भाग 2 इसके जितने सारे मोस्ट आर्टिकल वो सारे बता दिए। 3 के सारे बता दिए, 4 के सारे बताए। इसी तरह से 4A हमारा पूछा गया था DPSP दोस्तों, क्या बता 4A हमारा कैसे तो DPSP से संबंधित था। ये हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। इसके बारे में हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए थे। जो है 4A नहीं हमारा 4 था, जो है भाग 4 था। 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और 4 में हमारे क्या है, इसमें DPSP दिए हुए हैं। हमारा जो है 1 में क्या रहा, जो है राज्य एवं संघ, 2 में नागरिकता, 3 में हमारे क्या हो गए, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में हमारे क्या हो गए, इसमें जो है हमारे ये हो गए हमारे DPSP हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A में हमारे क्या हो गए, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य हो गए। और DPSP की बात है तो इसके सारे आर्टिकल मैंने आप सभी को करा दिए। यहाँ पर जैसे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा मौलिक जो है राज्य एवं संघ, इसके सारे आर्टिकल कराए। नागरिकता के मैंने सारे कराए और मौलिक अधिकार के मैंने सारे आर्टिकल करा के। आर्टिकल 25 कल एग्जाम में पूछा गया, आर्टिकल 25 पूछा गया। आर्टिकल 25 दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, करण की स्वतंत्रता, ये हमारा कल एग्जाम में पूछा गया कि आर्टिकल 25 का संबंध किससे है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों किससे संबंध है। ये हमारा आर्टिकल दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, ये हमारा आर्टिकल 25 है। और एक आर्टिकल हमारा जो है 23 पूछा गया, आर्टिकल 23 पूछा गया। हमने आप सभी को आर्टिकल 23 भी बता रखा है कि बलात् श्रम पर, किस पर, बलात् श्रम पर रोक दोस्तों, बलात् श्रम पर रोक दोस्तों, ये हमने आप सभी को बता के रखा है। और जो है इसमें क्या किया गया, बलात् श्रम पर रोक और प्लस जो है बलात् श्रम पर रोक दोस्तों, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, किस पर, मानव अंगों की तस्करी पर रोक दोस्तों। आर्टिकल हमारा कैसा आर्टिकल जो है किसमें बताया गया, आर्टिकल
23 में बताया गया। आर्टिकल 42 में आप सभी को बताया था किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संबंधित है, किसी की भी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसका दोस्तों जो है एक अधिकार बनता है कि वो पूछेगा कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, और दोस्तों उसे 24 घंटे के अंदर दोस्तों उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ये आने जाने के समय को छोड़ करके। और हमारा आर्टिकल जो है हमने 20 को भी बता दिया था आप सभी को, 20, 21 हमारा कल एग्जाम में पूछा गया। 21 का संबंध किससे, 21 ए भी पूछा गया, 21 भी पूछा गया। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें हमारा क्या आर्टिकल 21 में हमारा क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता, दोस्तों किसकी जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत दोस्तों है। हमारा सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, हमारा आर्टिकल 21 ए है। 21 आर्टिकल 21 हमारा सबसे बड़ा आर्टिकल है। और इसमें आर्टिकल 20 में दोष सिद्धियों के लिए अपराध, दोस्तों आप सभी को अगर किसी ने कोई क्राइम किया दोस्तों उसको जो है स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई कराने का जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा दोस्तों पूछा गया। और हमारे एग्जाम में आर्टिकल 19 पूछा गया, आर्टिकल 19 पूछा गया, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19C पूछा गया। इसका जो है आर्टिकल 19C में हमारा क्या संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19C में दी गई है। ये सारे आर्टिकल आप सभी को अभी फटाफट देख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न करा, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। और केंद्र की खोज किसने की थी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताओगे, केंद्र की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। आशा करता हूँ बताओगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं बताते तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, महान कृपा होगी। कह रहा है 1757 में भारत के किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और उनकी पहली बड़ी जीत माना गया। दोस्तों हमने आप सभी को बता के रखा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हमारा 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। यहाँ पर हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये हमारा 1526 में हुआ था। दूसरा 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था, 1556 में। तीसरा 1761 में हुआ था। ये हमारा किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये हमारा किसके बीच में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ये हमारा इसमें जो है और इसमें हुआ था हमारा अफगानों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और ये हमारा बक्सर का युद्ध हमारा 1764 में हुआ था। प्लासी का 1757 में हुआ था। ये सारे आप सभी को प्रश्न बताया और ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं हमारे एग्जाम में। करा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया दोस्तों किसने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंडियन प्रीमियम लीग 2020 का आयोजन स्थल नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा दोहा नहीं है। और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, कह रहा है कि चीन में आयोजित होने वाले 19वें जो है एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है। दोस्तों इसका शुभंकर क्या था, दोस्तों ये हमारा 3 रोबोट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा कह रहा है भारत में शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया गया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। दोस्तों रस कितने हैं, 9 हैं। दोस्तों ये किसने बताया था, भरत मुनि के अनुसार। किसने, भरत मुनि के अनुसार रस दोस्तों कितने हैं, भरत मुनि के अनुसार जो है रस 9 हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं दोस्तों 8 हैं। कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 हैं। रस कितने हैं हमारे, 9 हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा दिया होता, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ई में दिया होता, ऑप्शन 5 में दिया होता कि 8, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप लगभग इसमें जो है 50% लोग 8 जो है लगा के आ जाते। लोग कौन सा लगा के आते, 8 लगा के आते। उनको दोस्तों रस दिखाई नहीं देता, शास्त्रीय नृत्य दिखाई देते, लगा के ठोंक के 8 चले जाते। इसलिए दोस्तों प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न कर, भारत सरकार की कितनी रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार जो है 6 रबी की फसलों के लिए न्यूनतम जो है मूल्य की घोषणा करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा जो है संसद द्वारा संविधान के किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है। और हमारा जो है संविधान संशोधन और जो है हमारा धन विधेयक, संविधान संशोधन और धन विधेयक पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी, ऐसा दोस्तों हमारे संविधान में कहा गया है। अगला लास्ट आज का प्रश्न करा कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता इनमें निम्न में से कौन सा, ये हमारा टिड्डी है। क्या है, टिड्डी है। घास को खाया टिड्डी ने, टिड्डी को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया चील ने, चील क्या हो गया, चील को जो है ये जब मरी तो दोस्तों ये किसमें, ये अपघटक जो है वायरसों में डिवाइड हो गई।
इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और यदि पूछे था जल का जो है, जल का खाद्य का पिरामिड होता जो है उसका कैसा होता है, तो दोस्तों जल का होता है उल्टा। जल का कैसा होता है, जल का होता है उल्टा, और ऊपर ऊपर का होता है सीधा, और जल का होता है हमारा उल्टा, इसका पिरामिड होता है। और ये थी आज की क्लास, आप सभी को कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप सभी को लग ही गया होगा कि हमारे एग्ज़ाम में कितने हमारे क्लास से प्रश्न फंसे हैं, और आप सभी लोग एनालिसिस में देख भी सकते हैं। अगर आप सभी को भरोसा नहीं है तो आप जाके देख भी सकते हैं। अगर आप सभी को पसंद आई क्लास तो फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 2-4 दोस्तों के पास फटाफट शेयर कीजिए कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे इतने ही समय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।